जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि इससे पहले की क्लास में हमने गति के समीकरण को पढ़ रहे थे, आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स में हमने क्या पढ़ा था, गति के समीकरण को। तो हमने इससे पहले की क्लास में विस्थापन समय ग्राफ को तक पढ़ लिया था। ठीक है, अब हमें चालू करना वेग समय ग्राफ को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, फिर वेग समय ग्राफ, फिर ऐसे ही कंटिन्यू करके आज हम लोग गति के समीकरण को समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं हम लोग वेग समय ग्राफ टॉपिक को और आगे पढ़ते हैं। तो वेग समय ग्राफ में आप लिखिएगा, हेडिंग दागकर हेडिंग दीजिए और लिखिए x अक्ष को समय तथा y अक्ष को वेग मानकर कोई ग्राफ खींचा गया है तो ग्राफ की प्रवणता त्वरण को व्यक्त करती है, जबकि ग्राफ द्वारा घिरा क्षेत्रफल विस्थापन को व्यक्त करता है। फिर से एक बार सुनिए, x अक्ष को समय तथा y अक्ष को वेग मानकर कोई ग्राफ खींचा गया है तो ग्राफ की प्रवणता त्वरण को व्यक्त करती है, जबकि ग्राफ द्वारा घिरा क्षेत्रफल विस्थापन को व्यक्त करता है। तो चलिए हम लोग इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का ग्राफ। तो इसमें हम समझते हैं हमने क्या परिभाषा में लिखा है कि x अक्ष को हमने समय माना है और y अक्ष को वेग माना है। तो x अक्ष को समय मान लिया और y अक्ष को वेग, तो ग्राफ की जो प्रवणता होगी, प्रवणता बराबर क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। ठीक है, तो इसमें लंब क्या है, डेल भी है और ये डेल टी। ठीक, तो वेग परिवर्तन की दर को हम क्या करते हैं, त्वरण। ठीक, इसी को हमने परिभाषा में, और फिर लिखा है कि ग्राफ द्वारा घिरा क्षेत्रफल को हमने विस्थापन कहते हैं। ठीक है, फिर से सुनिएगा, x अक्ष को समय तथा y अक्ष को हमने लिखाया है कि y अक्ष को त्वरण मान लें तो ग्राफ की प्रवणता जो होती है वो त्वरण को व्यक्त करती है, जबकि ग्राफ द्वारा घिरा क्षेत्रफल विस्थापन को व्यक्त करता है। ठीक है, तो हमने त्वरण को तो पता कर लिया कि त्वरण कैसे व्यक्त करता है। ठीक है, तो ग्राफ की जो प्रवणता है किसको व्यक्त कर रही है, त्वरण को। अब हम समझते हैं कि ग्राफ का घिरा क्षेत्रफल कैसे विस्थापन को व्यक्त करता है, तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए एक नोट पॉइंट में अगर लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, नहीं तो ये हम बता रहे हैं समझने के लिए। ठीक है, देखिए ये मान लीजिए x अक्ष है, ये y अक्ष हो गया, कोई ग्राफ है। तो यदि हमको प्रवणता निकालना है तो प्रवणता पर डेल y बटा में डेल x होगा। ठीक है, और क्षेत्रफल यदि निकालना है तो x इंटू वाई करें। कभी भी ग्राफ की क्षेत्रफल निकालना है, कोई भी ग्राफ हो तो उसका x इंटू वाई करते हैं, x अक्ष पर कटा अंतःखंड, y अक्ष पर। ठीक है, क्योंकि अभी एक मिलेगा आपको, देखिए आगे चित्र दिखा रहे हैं। जैसे देखिए ये ग्राफ है, तो ग्राफ द्वारा घिरा क्षेत्रफल, तो इसमें जैसे त्रिभुज बना है। ठीक है, तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ग्राफ है तो इसलिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई नहीं लेंगे, यहाँ पर x इंटू वाई लेंगे। x अक्ष पर कटा अंतःखंड और y अक्ष पर, तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, क्षेत्रफल बराबर मान लीजिए डेल भी और ये डेल टी होगा ना। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका डेल भी इंटू डेल टी। तो इसको हम क्या कहेंगे, वेग को हम क्या लिख सकते हैं, और डेल एस बटा में डेल टी, विस्थापन बटा समय लिख सकते हैं, और ये डेल टी, तो डेल टी से डेल टी तो क्या बचा, डेल एस। इसी को हमने लिखवाया है परिभाषा में आपको कि x अक्ष को समय तथा y अक्ष को वेग मानने पर ग्राफ की प्रवणता जो होती है त्वरण को तथा ग्राफ द्वारा घिरा क्षेत्रफल विस्थापन को व्यक्त करता है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया। अब ग्राफ की हम कुछ स्थितियों को समझ लेते हैं कि कब कैसा ग्राफ रहेगा, तो किस चीज़ को, क्योंकि पेपर में 4 ग्राफ बना देगा और पूछेगा कि इसमें बताइए किस चीज़ को व्यक्त कर रहा है, तो आपको बताना पड़ता है, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं ग्राफ की हम स्थितियों को।
इसको फर्स्ट लिख कर स्टार बनाकर, और 6 स्थितियां हैं और उसको आप समझते जाइए, ठीक है। तो समझिएगा, ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें इस ग्राफ में ये हो रहा है कि देखिए वेग तो निश्चित है, मतलब बढ़ नहीं रहा है, वेग कहाँ बढ़ रहा है, और समय बढ़ रहा है, अर्थात क्या होगा, त्वरण बराबर क्या होगा, tan थीटा होता है, यहाँ पर थीटा बराबर क्या होगा, 0 होगा, tan 0 डिग्री बराबर 0 होता है, अर्थात त्वरण 0 होगा। तो क्या कहेंगे कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है। तो लिख लीजिएगा इसके नीचे कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है, ठीक है। अब अगला हम लोग ग्राफ देखते हैं। अगला ग्राफ आप लोग का ये रहा। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि समय, निश्चित समय को क्या कर दिया गया है, यहाँ पे फिक्स कर दिया गया, और वेग बढ़ रहा है। तो क्या आपको लगता है ऐसा संभव है, समय बढ़े ही ना और गाड़ी का वेग बढ़ रहा हो? ऐसा नहीं संभव है। तो इसलिए हम लोग ग्राफ के नीचे लिख लीजिएगा असंभव। ऐसा ग्राफ अगर आपको दिखता है तो क्या लिखेंगे, असंभव, ठीक है। असंभव होगा ये, ठीक है, क्योंकि समय बढ़ ही नहीं रहा है और वेग बढ़ रहा है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगला ग्राफ को हम लोग देखते हैं। अगला ग्राफ हम लोग का ये है। इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे वेग बढ़ रहा है वैसे वैसे समय बढ़ रहा है। जैसे देखिए, जैसे जैसे वेग बढ़ रहा है वैसे वैसे समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे वेग बढ़ रहा है वैसे वैसे समय बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, जैसे वेग बढ़ रहा है वैसे समय, अर्थात कि वेग बटा में समय को क्या बोलते हैं, त्वरण, अर्थात कि एक समान त्वरित गति कर रहा है। जो भी वस्तु होगी या कोई वस्तु होगा वो एक समान त्वरित, ये ग्राफ किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है, एक समान त्वरित गति को। तो लिख लीजिएगा इसके नीचे एक समान त्वरित गति, ठीक है। लिखते जाइएगा, क्योंकि ऐसा ग्राफ अगर बनाकर अगर पूछ देता है तो फिर आपको दिक्कत होगी अगर नहीं समझ रहेंगे तो आगे फिर हम लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या व्यक्त कर रहा है, इसमें देखिए वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। देखिए ग्राफ, ये क्या हो रहा है, वेग घट रहा है, ठीक है। तो वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, मंदन गति, क्योंकि वेग घटेगा तो क्या उसको बोलते हैं, ऋणात्मक त्वरण को मंदन, तो मंदन गति हो जाएगा। तो ग्राफ के नीचे लिख लीजिएगा क्या, मंदन गति। आगे हम लोग देखते हैं, ये हम लोग का 5वां स्थिति है ग्राफ का। इसमें क्या हो रहा है, वेग बढ़ रहा है, समय भी बढ़ रहा है, अर्थात क्या हो रहा है, देखिए वेग भी बढ़ रहा है, समय भी, वेग भी, समय भी, वेग भी, अर्थात क्या हो रहा है, समय के साथ साथ त्वरण भी बढ़ रहा है। तो लिख लीजिएगा समय के साथ त्वरण बढ़ रहा है, ठीक। आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये रहा हम लोग का लास्ट स्थिति, ठीक है। तो लास्ट स्थिति में ये है कि वेग देखिए घट रहा है और समय बढ़ रहा है। तो समय के साथ साथ क्या लिखेंगे इसमें, समय तो बढ़ रहा है लेकिन तो समय के साथ साथ त्वरण घट रहा है। तो लिख लीजिएगा कि समय के साथ त्वरण घट रहा है, ठीक। तो इस तरह हम लोगों ने वेग समय ग्राफ को समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं गति के समीकरण। तो आपको हम ये बता देते हैं, देखिए गति के समीकरण में हम लोगों को डेरिवेशन नहीं करना है। ये आपको बात, फिजिक्स पढ़ें या मैथ पढ़ें, हमको बस जो भी पढ़ेंगे उस सूत्र, जो हम लोग गति के जो समीकरण उसका यूज पढ़ेंगे, कैसे अप्रोच पढ़ेंगे कि कैसे सवाल को किया जाए, उसका मतलब कैसे सूत्र को हम यूज करेंगे सवाल को करने में, ना कि हमको डेरिवेशन पेपर में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान है, क्योंकि डेरिवेशन पर हम लोग को ध्यान नहीं देना है, हम लोग को ध्यान देना है सूत्र पर, और जो भी फार्मूले होंगे उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और उनका प्रयोग सीखेंगे, और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। तो फिर ऐसे ही बात आगे बढ़ती जाएगी। तो हम लोग गति के समीकरण कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो चारों से 3 होते हैं, एक दूसरे का एक अपडेट होता है, तो उसको लेकर 4 हो जाता है। तो हम लोग चारों समीकरण को समझेंगे क्या क्या होता है उसमें, उसके बाद कहाँ किसका यूज करना है ये समझ लेंगे, फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है।
लिखते हैं। तो हेडिंग दगिएगा गति का समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण। ठीक, तो इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, देखिए मोशन को हम गति के समीकरण में कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेते हैं, ठीक है ना। कांस्टेंट गैलीलियो ने, कोई जी आपसे पूछ दे कि गति का समीकरण किसने दिया था, तो गैलीलियो ने दिया था, ठीक है। तो लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए, ठीक है। गति का समीकरण तभी हम लागू करेंगे जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कभी भी। तो गति के हम तीनों समीकरण को लिखते हैं, तो लिखते जाइए साथ साथ, चारों को लिखेंगे। v बराबर u प्लस ए टी, सेकेंड लिखिएगा। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए, ध्यान से सुनिएगा, टी स्क्वायर। थर्ड लिखिएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s। अगला लिखते हैं हम लोग 4 नंबर, s बराबर u प्लस हाफ a 2t माइनस 1, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, लिख लिए। अब हम लोग को देखिए दिक्कत ये और इनको, ये सब को हर जगह मतलब यूज करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो सेकेंड और फोर्थ वाला है इसको कब यूज करना है, इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ये वाला जो है इसको हम तब यूज करेंगे जब, यदि आपसे पूछ दें कि टीवे समय में, लिख लीजिएगा टीवे समय में विस्थापन, ठीक। अभी हम बताएंगे कि कौन सा नोटेशन किस चीज को व्यक्त कर रहा है, ठीक है। और देखिए जो सेकेंड समीकरण था क्या था, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हम टी सेकेंड में विस्थापन ज्ञात करते हैं इस सूत्र से, ठीक। वो टीवे सेकेंड में बताएगा, मान लीजिए 5वें सेकेंड में, अब 5 सेकेंड में पूछेगा तो अंतर होगा। तो इस सूत्र का कब यूज करना है इसको हम समझा दे रहे हैं आपको। अब हम लोग लिख लेते हैं कि उस सूत्र में कौन किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा था। तो वेयर, जहाँ लिखिएगा यू क्या था, प्रारंभिक वेग था, और भी क्या था, अंतिम वेग। यस क्या था, विस्थापन था। टी क्या था, समय था, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने समझ लिया। और ए क्या था, त्वरण था, ठीक है। और एक नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा कि जब गति में त्वरण कार्य कर रहा हो तभी हम गति के समीकरण का यूज करते हैं। अगर त्वरण कार्य नहीं कर रहा है तो गति का समीकरण नहीं यूज होगा, ठीक है, ठीक। तो इस प्रकार हम लोगों ने गति के समीकरण को देख लिया। आप सवाल कीजिएगा, आपको आ जाएगा हो बहु, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, यही सब मतलब यूज करना होता है, ठीक है। तब हम लोग पढ़ते हैं वर्टिकल मोशन, अगला टॉपिक जो हम लोग का है। तो देखिए ये रहा ऊर्ध्वाधर गति, वर्टिकल मोशन। तो देखिए इसमें 2 स्थितियां बनती हैं। मान लीजिए कोई आप छत पे हैं, छत पे गेंद लिए हैं, यदि गेंद को जब आप नीचे गिराएंगे छत से तो वो
जब गेंद शुरू में जब आपके हाथ से छूटेगा तब उसका वेग कितना रहेगा, प्रारंभिक वेग 0 होता है जब तुरंत छोड़ेंगे तो, लेकिन उसके बाद गेंद की वेग बढ़ता जाता है और नीचे जाता है तो तब अंतिम वेग जब भी वो एकदम अंतिम वेग होगा जो एकदम अधिकतम होगा, मैक्सिमम। ठीक, यानी कि अर्थात 0 से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम तक पहुंच रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, त्वरण बढ़ रहा है, तो इसलिए त्वरित गति लिख दी है। दूसरी स्थिति में देखते हैं, जब हम नीचे से मान लीजिए गेंद को ऊपर फेंक रहे हैं तो गेंद ऊपर जाएगा लेकिन एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। ठीक है, कितने मैक्सिमम हाइट तक जाएगा और मैक्सिमम हाइट पर जाकर उसका वेग 0 हो जाएगा। यहाँ से हम प्रारंभिक वेग u, प्रारंभिक वेग जो u होगा वो मैक्सिमम होगा जिस वेग से आप भेगेंगे, और मिनिमम वेग जो अंतिम वेग होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक, तो इस स्थितियों में हम कौन कौन सा सूत्र यूज करें, तो देखिए इसमें कुछ नहीं आपको करना है, जो जो गति के समीकरण थे उसमें a के स्थान पर g लिख लेना है, और जब त्वरण होगा, त्वरित गति होगी तो प्लस लेना है, और मंदन गति होगी तो माइनस ले लेना है। तो वही सूत्र हैं हूबहू, और उन्हीं को यूज करना है। तो हम फिर से लिख देते हैं, जब त्वरित गति होंगे तो प्लस लेंगे, और तो फिर इसके नीचे आप इस चित्र के नीचे लिख लीजिएगा, अभी लिखाएंगे तो फिर इस चित्र के नीचे उस जो 3 समीकरण लिखाएंगे उनको लिख लेना। ठीक है, तो फिर लिखते हैं, तो लिखिएगा पहले वाले को, जब त्वरित गति हो रहा हो, त्वरित, तो लिखिएगा क्या होगा, v बराबर u प्लस एक स्थान पर क्या हो जाएगा g, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g t, 2g t नहीं होगा 2g s होगा, यह ऊंचाई से गिराया जा रहा है ना, 2g h, और ये क्या हो जाएगा आपका h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। इसी फार्मूले में जब मंदन होगा तो माइनस करके आप लिख लीजिएगा। थोड़ा एक चीज़ हम देख लेते हैं, गलत तो नहीं लिखवा दिए हैं, ये वाला समीकरण देख लेते हैं, फिर हम आपको at स्क्वायर, ये भी सही है, 2as, ठीक है। इसी को हम सोच रहे थे कहीं t तो नहीं लिख दिए हैं। तो चलिए हम लोगों ने वर्टिकल मोशन को भी समझ लिया। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे, एक केस बनता है, क्वेश्चन आते होंगे, आप जब क्वेश्चन को हल करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा सवाल, एक गुब्बारा उड़ रहा होगा, उसमें से कोई वस्तु गिराया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि गुब्बारे को किस हाइट से गिराया गया है। आपको गुब्बारे जो वस्तु गिराया जाएगा उसका वेग नहीं, गुब्बारा जिस वेग से उड़ रहा है उसका वेग बता दिया जाएगा, और आपसे उसकी हाइट पूछी जाती है कि गुब्बारा कितनी हाइट से वस्तु को गिराया गया है। ठीक है, तो उस केस के लिए हम समझ लेते हैं। ठीक, तो इम्पोर्टेंट करके इसको लिख लीजिएगा, क्वेश्चन बनते हैं बाबू। ठीक है, देखिए ऐसा ही स्थिति रहेगा, मान लीजिए एक गुब्बारा है, ये u वेग से ऊपर उड़ रहा था, इसमें कोई वस्तु है जिसे हम उसमें से गिरा रहे हैं, तो जब वस्तु गिरेगा तो किस वेग से गिरेगा, माइनस u वेग से गिरेगा, इतना ध्यान रखिएगा। और हमको क्या ज्ञात करना है, h ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग सूत्र यूज जो करेंगे, लिख लीजिएगा, h बराबर वही रहेगा सेकेंड सेमेस्टर समीकरण, लेकिन क्या हो जाएगा, h बराबर ut माइनस ut हो जाएगा, माइनस ut क्योंकि माइनस वेग हो जा रहा है, प्लस हाफ गुरुत्वीय त्वरण से आएगा ना, गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, उसमें पीछे वाले में हम नहीं बताया आपको, जी गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है ना, जब भी आप कोई वस्तु ऊपर से छोड़ते हैं या नीचे से फेंकते हैं तो वह गुरुत्वीय त्वरण के कारण ऊपर से नीचे आ जाती है और नीचे से ऊपर आती है। ठीक है, तो ये इसमें सूत्र रहेगा, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे कि नत समतल पर गति कैसे काम करता है। गति के समीकरण को नत समतल होगा, इंक्लाइंड सरफेस होगा, यदि कोई वस्तु गति करे तब हम इस सूत्र का यूज कैसे करेंगे। ठीक है, इंक्लाइंड सरफेस पे, तो लिखिएगा नत समतल पर गति। तो कुछ इस प्रकार का फेस रहेगा, मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु है यहाँ, और वहाँ से आएगी तो क्या होगा,
त्वरित गति करेगी क्योंकि वेग बढ़ेगा, यही इससे उल्टा हो जाएगा तो मंदन गति हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए जब भी कोई वस्तु यदि आएगी तो उसमें जी गुरुत्वाकर्षण काम करेगा नीचे की तरफ द्रव्यमान के, और जी का हम क्षैतिज घटक लेंगे तो जी cos थीटा और वर्टिकल घटक जी sin थीटा होगा। ठीक है, ठीक, तो देखिए ये जी sin थीटा जो है वेग को बढ़ा रहा है, इसको ये तो निष्क्रिय हो जाएगा, बॉडी पे काम करेगा। ठीक है, जो नत समतल है उस पर काम करेगा, तो ये तो निष्क्रिय हो गया। इसका देखिए कैसे निष्क्रिय हो जाएगा, ये नीचे काम कर रहा है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट इधर होगा, ये निष्क्रिय हो जाएगा, रिएक्शन इसका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये वाला त्वरित जी sin थीटा क्या होगा, त्वरित करेगा। तो इसके लिए हम लोग सूत्र लिख लेते हैं, लिख लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि ए के स्थान पर हम लोग लिखते हैं जी sin थीटा। ठीक, और एक स्थिति को हम लोग समझ लेते हैं, जब मंदन होगा तो, जैसे मंदन कब होगा देखिएगा, मान लीजिए ऐसा ही सरफेस है और ये जब वस्तु इधर से इधर जा रही हो तब थीटा कोण पे झुका हुआ है। ठीक, तब इसमें क्या होगा, जी sin थीटा ये होगा, माइनस में बस कर देते हैं इस बात को। अब मंदन होगा तो ऋणात्मक ले लेंगे। ठीक, तो इस बात को समझिएगा, हम लिखा देते हैं एक में, हम मंदन कर कर आप लिख लीजिएगा। तो लिखिएगा v बराबर u प्लस जी sin थीटा और t होगा। ठीक, यस बराबर यू टी प्लस हाफ जी sin थीटा टी स्क्वायर। ठीक है, तीसरा क्या होगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g sin थीटा यस। ठीक, अगर मंदन गति होगा तब के लिए लिख दे रहे हैं मंदन गति, तो वही सूत्र होगा, बस माइनस यूज हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ए बराबर माइनस जी sin थीटा। तो लिखिएगा बी बराबर यू माइनस जी sin थीटा टी, यस बराबर यू टी माइनस जी नहीं होगा, हाफ जी sin थीटा टी स्क्वायर। इसमें क्या लिखे हैं, सही है। और भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g sin थीटा एस। ठीक, तो इस प्रकार हम लोगों ने वर्टिकल मोशन, गुब्बारा कोई एच ऊंचाई पे उड़ रहा है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, वेग भी पूछेगा ऊंचाई देकर तब भी हम ज्ञात कर सकते हैं। नत समतल पर कोई वस्तु गति करे उसका हम वेग विस्थापन समय कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे ये 11 में जब अगर कोई पढ़ेगा तब वहाँ पे मिलता है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। जैसे बंदूक से गोली छूटेगा तो कितनी दूरी पे जाके गिरेगा, ऐसा सब। तो इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब प्रक्षेप गति यूज होता है, तो उसके लिए हम लोग सूत्र बस लिख लेंगे। उसका यूज कैसे करें ये भी हम आपको समझा दे रहे हैं, फिर समझ लीजिए और सूत्र को लिख लीजिएगा और जब आएगा तो यूज कर लीजिएगा। या ये भी आपसे पूछता है कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, आप बेग रहे हैं तो कितने कोण पे फेंकेंगे कि वस्तु सबसे ज़्यादा दूरी पे जाके मतलब गिरे। ठीक है, तो आप पढ़े भी होंगे 45 डिग्री पे फेंका जाता है, तो ये भी कैसे आता है इसको भी हम समझा देते हैं और ये प्रक्षेप गति को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, तो ये देखिए मान लीजिए यहाँ से हमने कोई वस्तु फेंका और ये आर रेंज माने फरास, रेंज मीन्स प्रास। ठीक, तो आप चित्र को ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर हम लोग फेंका यू वेग से फेंके हैं, थीटा कोण पे झुकाव है, वस्तु आर डिस्टेंस पे जाकर गिरी है। ठीक, एक्सेस के और डिस्टेंस पे, और एच ऊंचाई तक गई है। मैक्सिमम हाइट कितनी है, एच। ठीक, तो इसके लिए हम सूत्र देखिए, जितने समय तक वस्तु यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक जब गई है वस्तु,
देखिए जब ये वस्तु यहाँ तक गई है तो इसके समय में जितना भी समय लगा है वस्तु को गिरने में, यहाँ से उड़ जाने में और यहाँ तक आने में, तो उसको उड्डयन काल बोलते हैं। तो वो कितना होगा उसको हम लिख लेते हैं। तो पहले लिखिएगा उड्डयन काल, फर्स्ट उड्डयन काल टी से प्रदर्शित करेंगे। तो टी बराबर 2 यू क्या है जो वेग से भेगे हैं और साइन थीटा, थीटा कोण पे भेगा गया बटा में जी होगा, इसको आप लिख लीजिएगा। दूसरा हम देखते हैं जो ये मैक्सिमम ऊंचाई मिला है वो कितना मिला, इसके लिए भी हम सूत्र लिख लेते हैं। अगर ज्ञात करने को पूछेगा तो आप याद कर लीजिएगा और लिख दीजिएगा। तो लिखिएगा सेकंड महत्तम ऊंचाई, ठीक। तो मैक्सिमम हाइट को हम निकालने के लिए सूत्र का जिसे यूज करते हैं h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा में जी, ठीक। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा में जी का यूज करते हैं। अब हम ज्ञात करेंगे कि जो ये रेंज मिला है जितने दूरी पे जाकर गिरा है वो किस तरह रहेगा। तो लिखिएगा रेंज बराबर, लिखेंगे तीसरा फार्मूला रेंज। तो ये रेंज हिंदी में इसको फ्राश बोलते हैं, ठीक। तो आर बराबर होता है देखिए क्षैतिज वेग इंटू उड्डयन काल, ठीक। तो क्षैतिज वेग कितना है यू कॉस थीटा, क्या है क्षैतिज वेग, क्या होगा क्षैतिज वेग, देखिए क्षैतिज वेग, देखिए थीटा से जो झुके सटा हुआ उसको क्षैतिज कंपोनेंट बोलते हैं, इसको वर्टिकल। तो वर्टिकल जी साइन यू, इसका अगर निकालेंगे तो ये वाला देखिए ये यू वेग से है मान लीजिए, तो ये क्षैतिज, ये हम लोग का हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा क्षैतिज और ये हो जाएगा वर्टिकल। तो यू कॉस थीटा होगा ना। तो इस प्रकार हम लोग क्या लिख लेंगे, लिखिएगा यू कॉस थीटा इंटू टी उड्डयन काल बराबर क्या लिखा हुआ है 2u साइन थीटा बटा में 2u साइन उड्डयन काल बराबर 2u साइन थीटा बटा में जी, ठीक। इसको अगर हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा था और 2u साइन थीटा बटा में जी था, तो हो जाएगा यू स्क्वायर, ठीक। देखिए यू स्क्वायर हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटा में जी। हाँ, इसको हम क्या कर लेंगे यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा को क्या कहते हैं साइन 2 थीटा बटा में जी। तो लिख लीजिएगा रेंज बराबर 2 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा में जी। अब हम लोग देख लेते हैं कि मैक्सिमम हम लोगों को प्रयास कितना मिलेगा, ठीक। तो उसके लिए हम लोग इसी सूत्र का प्रयोग करके निकालते हैं, कितने कोण पे हम लोग फेंकेंगे तो मैक्सिमम मिलेगा। तो देखिएगा, देखिए आर बराबर इस तरह स्टार बनाकर लिख लीजिएगा, आर बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, नहीं साइन स्क्वायर नहीं होगा साइन 2 थीटा ना बटा में जी। तो देखिए यू को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, जी को भी कांस्टेंट ही रहता है, तो आर अनुपाती साइन 2 थीटा, ठीक। अब हम लोग को मैक्सिमम कब मिलेगा, तो साइन 2 थीटा का मान मैक्सिमम कब होगा, हैं साइन 2 थीटा का मैक्सिमम मान कब होगा +1, और +1 कब होता है साइन 90 का मान, ठीक। साइन 90 पर तो लिख लीजिए साइन 2 थीटा बराबर साइन 90 डिग्री बराबर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 बटे में 2 बराबर 45 डिग्री, यानी पाई बाई 45 डिग्री पे। तो नोट करके लिख लीजिएगा कि अल्फा, नहीं इसको हम समझा देते हैं,
मान लीजिए ये है, ठीक। यदि आप देखिए ये वेग दिए हम लोग 60 डिग्री और एक बार फेंके हैं, ठीक। देखिए साइन, देखिए साइन 2 थीटा है तो सोचने वाली बात है, ठीक। देखिए जब यहाँ पर हम मान लीजिए 30 डिग्री पे यहाँ फेंके हैं और यहाँ पे 60 डिग्री पे, तो देखिए साइन 30 अगर लेंगे तो 30 दूना के 60 हो जाएगा, ठीक। समझिए जैसे साइन 30 डिग्री पे जब हम फेंके तो 2 थीटा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा। जब हम साइन 60 पे फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 120 डिग्री हो जाएगा, 2 थीटा बराबर। तो ये देखिए साइन 90 प्लस 30 हो जाएगा, तो इसको 90 प्लस थीटा, फर्स्ट चतुर्थांश नहीं सेकंड में साइन प्लस होता है, ठीक। तो प्लस होता है तो क्या होगा, साइन का साइन में ही चेंज हो जाएगा। नहीं साइन चेंज हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक। और कॉस 30 और साइन 60 का मान क्या होता है, एक ही होता है। तो इसलिए नोट में आप लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे कि अल्फ़ा तथा 90 माइनस अल्फ़ा के लिए प्रयास रेंज जो होता है एक ही होता है। यदि आप 30 डिग्री पर फेंकें किसी वस्तु को या 60 डिग्री पर, दोनों रेंज जो होगा फ्रास होगा वो एक ही मिलता है, ठीक। इस तरह हम लोग का गति का समीकरण आज समाप्त होता है। तो हमने क्या पढ़ लिया, गति का अगला हम लोग का चैप्टर रहेगा फिजिक्स में बल।